हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो कल हमने अपने पुराने सेशंस में हमने किया था कि जो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 का जो सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, यानी दुश्मन और मित्र। तो उसके हमने पहले पार्ट में हमने क्या किया, उसके फ्रेंडली बिहेवियर जितने भी थे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके जितने भी फ्रेंडली बिहेवियर थे हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। मैंने आपको बताया भी था कि आपको इस वीडियो को कैसे देखना है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको क्या करना है। मैं आपको सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा बाय एनसीईआरटी, साथ में आपके एनसीईआरटी के पेज आपको दिखेंगे वीडियो के साइड में। आपको क्या करना है, जैसे ही मैं एक्सप्लेन करूँ कोई भी टॉपिक, आपको वीडियो को स्टॉप करना है और क्या करना है, वीडियो के जो दिया हुआ है ना जो पेज है एनसीईआरटी का, उसको आपको एक बार रिवाइज करना है, पढ़ना है। अगर बाई चांस पढ़ने के बाद भी कोई भी डाउट रहता है कि सर आपने ना ये नहीं बताया या सर मुझे ना ये चीज़ समझ नहीं आया, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, जिससे कि मैं आपको कमेंट की तरह समझा सकूं या फिर आपके लिए कोई पर्टिकुलर वीडियो बना दूं। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है। तो कल हमने फ्रेंडली बिहेवियर सारे पढ़ लिए थे, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ सीखा। वैक्सीनेशन सीखा हमने कि वैक्सीनेशन क्या होता है, एंटीबायोटिक्स सीखा कि एंटीबायोटिक्स क्या है, उसके कॉमन एग्जाम्पल हमने देखा। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी किए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 1 जो वीडियो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर हम क्या करेंगे, इसके हार्मफुल इफेक्ट पढ़ेंगे, यानी ये हमारे लिए हार्मफुल किस तरह से है। लास्ट हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, प्रिजर्वेशन सीखेंगे कि किस तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके प्रिजर्व कर सकते हैं खाने की चीजों को। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम क्यों कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पहले देखा कि क्या हमारे लिए हेल्पफुल है, कि ब्रेड बनाने में यूज होता है, अल्कोहल मेकिंग में यूज होता है, एंटीबायोटिक में यूज होता है, और हमने ये भी देखा कि ये वैक्सीनेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज हमारे होता है। अब इसके ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी है। हार्मफुल इफेक्ट क्या? जैसे कि ये बहुत सारी डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि आजकल बहुत फेमस हो रहा है कोविड-19। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, दोस्त भी है हमारा, दुश्मन भी। चैप्टर का नाम यही बताता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको चैप्टर का मतलब पता है तो आपको चैप्टर के बारे में 30% नॉलेज पहले से ही है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने फ्रेंडली बिहेवियर देख लिया था। अब क्या है, इसकी हार्मफुल बिहेवियर देखेंगे। हार्मफुल मतलब इससे डिसीज कॉज होता है, हमारे फूड को खराब कर देता है, फूड पॉइजनिंग सुना है ना, वो करता है। तो क्या है इसके हार्मफुल, क्या है कि ये हमारे डिसीज कॉज करता है, इसलिए हम कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना फ्रेंड तो है ही, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किनको कहते हैं, जो हमें डिसीज कॉज करते हैं या फिर हमारे चीज़ों को खराब करते हैं, जैसे खाने के खराब कर दिया। तो ये भी क्या है, हार्मफुल इफेक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको समझ में आएगा कि क्या है। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक वर्ड आता है पैथोजेंस। अब बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बताते नहीं पैथोजेंस क्या होते हैं, स्किप करके ना आगे बढ़ जाते हैं। बस वो बता देते हैं कि बच्चों जो हार्मफुल होता है ना, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होता है जो डिसीज कॉज करता है। लेकिन बच्चे पूछते सर पैथोजन क्या है, तो पैथोजन नहीं बताते। तो मैं आपको बताता हूँ कि पैथोजन होता क्या है। मान लो कि आपको कोई बीमारी हुई, कोविड हो गया, आपको ना हो भगवान की दया से, लेकिन मान लो कि किसी भी एक बच्चे को कोविड हो रखा है। तो कोविड किसके कारण होगा? आपको भी पता हो कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 4 तरह के थे। एक स्पेसिफिक था जो वायरस था। पहला कौन था? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी। और स्पेसिफिक में कौन था, मतलब एक स्पेशल कौन सा था? वायरस था। तो अगर मैं बोलूं कि इस बच्चे को कोविड हो रखा है, तो कोविड किसके कारण हुआ? हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोविड के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो हम जानेंगे और आप भी बताएंगे कि जो ये कोविड हुआ ना इस बच्चे को, वो वायरस के कारण हुआ है। तो ये जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से होता है वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन कहलाता है। यानी उस कोविड के लिए जो पैथोजन है वो क्या है, बोलो? वायरस है। मान लो किसी को मलेरिया हुआ, तो मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। इसे नोट कर लेना, ये मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। तो कोई पूछे कि मलेरिया का पैथोजन क्या है, तो नॉर्मली बोलेंगे सर मलेरिया का ना पैथोजन क्या है? प्रोटोजोआ। क्लियर है? पैथोजन क्या होता है? पैथोजन क्या होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे किसी को डिसीज हो रहा है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं। जैसे अगर किसी को कोल्ड हो गया, तो कोल्ड किसके कारण हुआ? वायरस के कारण। तो वायरस क्या हुआ? उसका पैथोजन हुआ। क्लियर? टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इसमें पैथोजन कौन हुआ? बोलो? बैक्टीरिया। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर आपको पैथोजन भी समझ में आ गया होगा कि पैथोजन क्या होता है। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं। आगे चलते हैं तो एक नया टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। यानी हम अब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे जो ह्यूमंस में डिसीज कॉज करता है। तो वहां पर एक डिसीज, एक टर्म आता है जिसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज यानी ऐसे डिसीज जो एक
हेल्थ अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है। मान लो कि एक अनहेल्दी पर्सन था जिसको टीबी हो रखा था या फिर एड्स हो रखा था या फिर मान लो कि कोविड हो रखा था, तो अनहेल्दी पर्सन से जो हेल्दी पर्सन में जो डिसीज ट्रांसफर हो जाते हैं उनको हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। डेफिनेशन पूछेगा कि व्हाट इज कम्युनिकेबल डिसीज, तो हम क्या लिखेंगे, द डिसीज दैट कैन ट्रांसफर फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन, दोज डिसीज इज नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज। लाइक हम बोल सकते हैं कि कोविड-19 एक कम्युनिकेबल डिसीज है क्योंकि कोविड-19 एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है। हम ये भी बोलेंगे कि एड्स है कम्युनिकेबल डिसीज। एड्स पता है ना, अभी आप 9th में पढ़ेंगे तो और एड्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्स क्या होता है, एक बीमारी होता है जो ब्लड ट्रांसमिशन से हो जाते हैं। मान लो कि आपने किसी को ब्लड डोनेट किया और उस ब्लड डोनेट में जो निडल यूज किया था ना, निडल किसी और में लगा दिया और अगर आपको एड्स रखा हो तो उस पर्सन को भी एड्स हो जाता है। तो ये भी क्या, कम्युनिकेबल मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी डिसीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है उसको हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। कुछ एग्जांपल मैं बताता हूँ, कुछ एग्जांपल आपको कमेंट करना है। एक एग्जांपल एड्स ले लो, दूसरा ले लो खांसी होता है, तो जब हम खांस देते हैं तो क्या होता है, सामने वाले को भी हो जाता है, तो खांसी क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज। कोविड-19 कम्युनिकेबल डिसीज। अब 2-3 एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर हमने कम्युनिकेबल डिसीज भी डिस्कस कर लिया कि क्या होता है कम्युनिकेबल डिसीज, वो जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। ये कैसे होता है, मान लो कि आप भीड़ में गए हो, किसी भीड़ वाली जगह पे गए, वहां पर किसी को बीमारी हो रखी, उसने उसके बैक्टीरिया को खांस के या फिर किसी हाथ से छू दिया इधर उधर और आपने उसको टच करके अपने आंख मुंह नाक इस पे लगा लिया, तो जो पैथोजन था ना, वो जो पैथोजन था उस डिसीज का, वो आपके शरीर के अंदर एंट्री किया और आपको बीमारी हो गया। तो ये होता है कम्युनिकेबल डिसीज और इस तरह से फैलता है। मान लो कि मुझे खांसी हुआ है, मैंने खांसा, अब खांसते समय ना बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं मुंह से। अब पार्टिकल्स निकले और वो किसी सामने वाले को अगर चले गए, उसके उनके नाक से अंदर चला गया बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, मेरी जो बीमारी है उनको हो जाएगी। तो इस तरह के डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है उसको हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं तो देखते हैं कि हम यहाँ पर एक वर्ड आता है कैरियर। कैरियर क्या होता है, जैसे देखो कम्युनिकेबल डिसीज ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने के लिए ना कुछ चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है, यानी कुछ चीज चाहिए जो इसको ट्रांसफर करता है। जैसे कि अगर मैं खांसी की बात करूं तो यहाँ पर एयर था ना, एयर ने मेरे बैक्टीरिया फिर मेरे जर्म्स को दूसरे पर्सन में ट्रांसफर किया, तो यहाँ पर एयर क्या काम कर रहा है, कैरियर का काम कर रहा है। तो कैरियर क्या होता है, जो पैथोजन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करता है उसको हम क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। अब आगे देखते हैं तो कैरियर आपको समझ में आ गया कि कैरियर क्या है। कैरियर वो होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पैथोजन्स को ट्रांसफर करता है, उसको हम कैरियर कहते हैं। जैसे कुछ कैरियर यहाँ पर गिवन है, जैसे कि आपने सुना होगा डेंगू सुना है ना, उसको डेंगू बोलते हैं, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो क्या होता है, डेंगी। तो डेंगी क्या होता है, उसको जो ट्रांसफर करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उसको क्या कहते हैं, फीमेल एडिस। जो फीमेल एडिस मस्कीटो होता है ना, नाम याद कर लो, नोट कर लो, पूछेगा एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द इज द कैरियर ऑफ डेंगू, यानी इनमें से कौन सा कैरियर है डेंगू का, तो वहाँ पे लिखा रहेगा फीमेल एनाफिलिस, फीमेल एडिस। तो आपको फीमेल एडिस पे क्लिक करके आना है, टिक करके आना है, क्योंकि फीमेल एडिस मस्कीटो ही क्या करता है, डेंगी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करता है। मान लो कि मेरे को डेंगी हुआ है, तो जो फीमेल एडिस था ना वो मेरे को कट करेगा, मेरे ब्लड को ले लिया, अब उसी ही डंक से किसी और को कट करेगा तो उसको डेंगी हो जाएगा। सिर्फ फीमेल एडिस मच्छर ही डेंगी को ट्रांसफर करता है। फिर एक और आता है जिसको कहते हैं मलेरिया। मलेरिया को कौन ट्रांसफर करता है, मलेरिया के लिए भी कौन है, फीमेल एनाफिलिस। हाँ, अक्सर फीमेल ही एक बीमारी को दूसरे लोगों में ट्रांसफर करते हैं। तो फीमेल एनाफिलिस किसको ट्रांसफर करता है, फीमेल एनाफिलिस मलेरिया के पैथोजन्स को ट्रांसफर करता है। मान लो कि मेरे को मलेरिया हुआ तो फीमेल एनाफिलिस आता, मेरे को काटता, मेरे को काट के अगर किसी और को काटा तो मेरा वाला पैथोजन उसके अंदर जाएगा और उसको मलेरिया हो जाएगा। तो मलेरिया के लिए कौन कैरियर है, फीमेल एनाफिलिस, और डेंगू के लिए कौन कैरियर है, फीमेल एडिस मस्कीटो। आई होप आपको ये दोनों चीज समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के रूप में तुम देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में देखना है तो उसके लिए कम्युनिकेबल डिसीज आ जाएगा। तो कम्युनिकेबल भी आपको पता चल गया होगा कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है उसको हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। कैरियर 2 हमने पढ़ा, कैरियर वो होता है जो कम्युनिकेबल डिसीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करता है। उसमें से 2 कैरियर कौन पढ़ा हमने, एडिस और फीमेल एनाफिलिस। एडिस डेंगू के लिए होता है और फीमेल एनाफिलिस मलेरिया के होता है। क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, कुछ डिसीज दिए हुए हैं। ये डिसीज आपको याद कर लेना, इसमें से 1 या 2 डिसीज आ जाते हैं, कभी कभी टेबल के फॉर्म में आ जाते हैं।
ये कुछ डिसीज़ क्या है, ये एनिमल्स में डिसीज़ यानी एनिमल ह्यूमन जो होते हैं ना हम, उनमें कौन कौन से डिसीज़ होते हैं वो दिखाए गए। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ह्यूमन डिसीज़ में डिसीज़ के नाम दिया हुआ है। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दे रखा है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, किसके कारण होता है। बगल में लिखा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कैसे ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। कुछ एयर के द्वारा होते हैं, कुछ फूड के द्वारा होते हैं, कुछ बाई वाटर होते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि वो किस तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होते हैं। फिर है प्रिवेंशन मेजर, यानी आप कैसे उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने से रोक सकते हैं, वहां पर वो मेथड दिया हुआ है। कुछ डिस्कस करते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। कैसे फैलता है, एयर के द्वारा फैलता है, यानी बाय एयर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। अब खुद ही सोचो कि मानो कि कोई चीज एयर से ट्रांसफर हो रहा है तो उसको तुम रोक कैसे सकते हो। अरे भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाए, अगर मान लो कि जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाए, तभी तो हम एयर से फैलने वाली बीमारी से बच सकते हैं। समझ में आ रहा है। फिर है मिसेल्स। मिसेल्स भी क्या है, टाइप ऑफ डिसीज है, ह्यूमन डिसीज। वायरस से होता है, एयर से होता है, तो इसमें भी हम मास्क लगा लेंगे तो बच जाएंगे, भीड़ वाली जगह पे नहीं जाएंगे तो बच जाएंगे। चिकन पॉक्स, वायरस, एयर और सेम मेथड है बचाने का। पोलियो भी वायरस से होता है और ये फैलता कैसे है, एयर के द्वारा और वाटर के द्वारा। तो मान लो किसी गंदा पानी ना पियेंगे तब बच जाएंगे हम इससे। नीचे कुछ और दिया हुआ है जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया। तो ये सारे आपको दिए हुए, आपको क्या करना है, एक बार ना आपको इसको याद कर लेना है क्योंकि ये आते हैं एक नंबर में। और साथ में आपके एमसीक्यू भी बना सकते हैं, जैसे कि पूछ लेगा मलेरिया किससे होता है, तो आपको ये बताने कि मलेरिया ना प्रोटोजोआ से होता है। कैसे ट्रांसफर होता है ये भी पूछ सकते हैं एक नंबर में। तो आपको बताने की मस्क्यूटोज के द्वारा ट्रांसफर होता है। कौन सा मस्क्यूटो मलेरिया के लिए, फीमेल एनाफिलीज। वेरी गुड। तो ये चीज आपको याद रखना है, जिससे कि क्या होगा, आपके एमसीक्यू भी बहुत अच्छे से जाएंगे। अगर आप मान लो कि किसी अच्छे स्कूल के लिए पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस आएंगे और यही क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं। ये नहीं पूछेगा आपसे कि कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, उसका डेफिनेशन नहीं पूछेगा। अगर कम्युनिकेबल पूछना है तो 4 डिसीज दे देगा, उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल है। तो जो ट्रांसफर हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वो कम्युनिकेबल डिसीज है। तो एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस करते हुए चलना है हमें। तो यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, एक सेकेंड। तो आगे हमारा आता है कुछ प्लांट के डिसीज, मतलब एनिमल डिसीज तो हमने पढ़ लिया। अब हम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, यानी एनिमल वाला तो हमने डिस्कस कर लिया कि एनिमल में कौन कौन से डिसीज होते हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं, कैसे फैलता है और कैसे इससे बचा सकते हैं। अब कुछ डिसीज हम करेंगे जो प्लांट्स में होता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो इंसानों को तो बीमार करता ही है, साथ में प्लांट को भी बीमार करता है। तो हमने इंसान वाला तो डिसीज पढ़ लिया, अब प्लांट वाले डिसीज भी कर लेते हैं। अब बच्चे यहाँ पे गलती करते हो, प्लांट वाले याद करके नहीं जाते। प्लांट वाला भाई 3 है, याद कर लो। 3 याद कर लोगे आपके बाद में काम आ जाएगा। तो 3 ही याद कर लो, एमसीक्यू में आ जाएगा। एमसीक्यू में आ गया तो आपके 1 नंबर को ले लेगा, अगर नहीं आया तो आपको 1 नंबर खराब कर देगा। तो भाई 2 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा 1 मिनट टाइम लगेगा और याद हो जाएगा। मेरे साथ बोलो, मैं याद करवा देता हूँ। तो 3 यहाँ पर दिया हुआ है प्लांट की डिसीज, तीनों प्लांट की डिसीज को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर का मतलब क्या है, एक डिसीज है, प्लांट डिसीज, जो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। बोलो मेरे साथ, साइट्रस कैंकर, बैक्टीरिया, साइट्रस कैंकर, बैक्टीरिया, साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, एयर के द्वारा। बोलो, साइट्रस बैक्टीरिया एयर के द्वारा ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट क्या है, रस्ट ऑफ व्हीट, यानी जो गेहूं होता है ना उसको खराब हो जाता है दाने। तो रस्ट ऑफ व्हीट किसके कारण होता है, फंगी के कारण, और फैलता है किससे, एयर से। रस्ट ऑफ व्हीट बाय एयर फैलता है और किसके कारण होता है, फंगी के कारण। नेक्स्ट है येलो विन मोजैक ऑफ भिंडी, ओकरा। ओकरा ना भिंडी को ही कहते हैं, आज जाके गूगल कर लेना कि व्हाट इज ओकरा, तो हाँ बताएगा कि भिंडी को कहते हैं। तो एक डिसीज है क्या है, येलो वेन्स मोजैक ऑफ भिंडी, ओकरा। तो ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण, और फैलता कैसे, इंसेक्ट्स के द्वारा फैलता है। वो जो पीले पीले पत्ते हो जाते हैं ना, वही है। क्लियर है। तो ये प्लांट वाला भी याद कर लेना और एनिमल वाला भी याद करना है, और कमेंट में लिख के ध्यान जाना है कि सर जी ने मैंने याद कर लिया। आगे चलते हैं। तो आगे आता है फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग क्या है वो समझते हैं। अब होता है ना कि मम्मी शाम को खाना बना दिया या फिर सुबह खाना बना दिया, खाना बच चुका है, तो हम एक जो आज का खाना है ना 1 दिन बाद 2 दिन बाद खाते हैं। तो जब हम 1-2 दिन बाद खाते हैं और बाई चांस मान लो कि उसको तुमने ढक के नहीं रखा है, तो उसमें क्या आते हैं, मक्खियाँ आती हैं बाहर से घूम के, मतलब बाहर से आती हैं और मक्खियाँ उस पर बैठती है। मान लो कि घर में चूहे हुए हैं तो चूहे हुए उसको टच कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ ग्रो कर देते हैं। मान लो कि मक्खी बाहर से आया, उसने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ रख दिया और वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को डेवलप करने लगे, रिप्रोड्यूस करने लगे, और रिप्रोड्यूस करते करते क्या होते हैं, उस खाने को खराब कर देते हैं।
हमें बदबू तो नहीं आती, लेकिन फिर भी वो खाना ना बहुत दिन के कारण क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और खराब होने के कारण क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, बहुत सारे जर्म्स आ जाते हैं, और जब आप उसको खाते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है। इसी को हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, यानी खराब कॉन्टिमिनेटेड खाना खाने से, फूड खाने से जो हमें बीमारी हो जाती है उसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। फूड पॉइजनिंग कोई आम बात नहीं है, लोग आम बात लेते हैं। फूड पॉइजनिंग एक बैड डिसीज है जो आपको कभी कभी बहुत लोगों को डेथ का भी कॉज बन जाता है, यानी बहुत लोगों को ये डेथ कॉज भी कर देता है। कौन? फूड पॉइजनिंग कब होता है? जब हम कॉन्टिमिनेटेड खाना खा लेते हैं। कॉन्टिमिनेटेड मतलब बैक्टीरिया जैसे उसमें फैल गया है और उसको हमने खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। तो फूड पॉइजनिंग, हमें कभी बासी खाना नहीं खाना चाहिए, और बासी अगर खाए भी एक दिन का तो इन्हीं के 2-2 3-3 दिन पुराने वाले रोटी खा रहे हैं, 5 दिन पुराने वाले रोटी खा रहे हैं, वो नहीं। अगर एक दिन के खाया भी है तो उसको मम्मी को बोलो कि ढक के रखो मम्मी, वरना आप उनको पता हो कि फूड पॉइजनिंग होते से बीमारी हो जाती है। क्लियर है फूड पॉइजनिंग क्या है? तो आई होप आपको ये फूड पॉइजनिंग क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पर आता है नेक्स्ट टॉपिक, फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब फूड को खराब होने से कैसे बचाएं। कुछ मेथड है, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज करके हम फूड प्रिजर्वेशन को हम मतलब फूड को हम बचा सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म से खराब होने से। कैसे बचाएंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड है। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब समझ में आया ना, कि खाने को बचाने के तरीके, यानी खाने को हम खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। और खराब कौन करता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म से खाना खराब होने से कैसे बचाएं। तो यहाँ पहला जो मेथड हो क्या है, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या करते हैं हम, बचाने के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका यूज करते हैं जिससे कि हमारा खाना बचता है। उनमें से जो पहला है केमिकल वो क्या है, सोडियम बेंजोएट, और अगला क्या है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। दो केमिकल का यूज करते हैं जिससे कि हमारा खाने को प्रिजर्व करते हैं। पहला क्या है, सोडियम बेंजोएट, और दूसरा सोडियम मेटाबाइसल्फेट। इन केमिकल का यूज करके अपने खाने को बचाते हैं। तो केमिकल मेथड में क्या हो गया, इन केमिकल मेथड वी यूज 2 टाइप ऑफ केमिकल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फर्स्ट इज सोडियम बेंजोएट एंड सेकंड इज सोडियम मेटाबाइसल्फेट, बाय विच वी प्रिजर्व आवर फूड, यानी इसके द्वारा हम अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं। क्लियर है? अगले मेथड पे जाते हैं। तो अगला मेथड क्या है, प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट, यानी जो सॉल्ट होता है ना घर का नमक, उससे प्रिवेंट करना। अब घर के नमक से कैसे प्रिवेंट करते हैं आप खुद भी समझ सकते हैं। मान लो कि अचार होता है, अचार में आपको नमक डाले रहते हैं ना मम्मी, उससे क्या होता है, अचार ना सालों सालों तक चलता है, खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि अचार जो होता है ना, अचार उसमें जो नमक हमने डाला ना वो क्या कर लेता है, उसके अंदर के जो मॉइस्चर है, पानी। एक चीज याद रखो कि ह्यूमिडिटी जहां पर होगी, ह्यूमिडिटी का मतलब जहां पर भी पानी होगा वहीं पे ज्यादातर माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। और जो नमक है वो क्या कर लेता है, उन मॉइस्चर को क्या कर लेता है, सक कर लेता है। सक मतलब उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण क्या हुआ, अचार में पानी तो रहा नहीं, और पानी नहीं रहा तो माइक्रोऑर्गेनिज्म भी उतना ग्रो नहीं करते हैं। इसी कारण से क्या होता है, हम नमक के द्वारा भी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नमक क्या करता है, उसके अंदर के जितने भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करके उसको खराब नहीं होने देता। तो 2 मेथड पड़ा, केमिकल मेथड जिसमें हम 2 तरह के केमिकल यूज करते थे, कौन कौन सा, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। दूसरा सॉल्ट मेथड। सॉल्ट मेथड में क्या करते हैं, सॉल्ट को डालने से क्या होता है, मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा खाना खराब नहीं होता। तीसरा मेथड है बाई शुगर। शुगर का भी काम यही होता है। शुगर भी क्या करता है, मॉइस्चर जो होता है ना, ह्यूमिडिटी, पानी में जो जो खाने में पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण हमारा खाना खराब नहीं होता। जैसे कि आपने किसान जैम खाया होगा, उसमें चीनी के कारण ही तो सदियों तक चल रहे हैं, महीने तक चलते हैं, 2 महीने तक चलते हैं। क्यों? क्योंकि चीनी ने क्या किया, उसके अंदर के जितने भी पानी थे उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के कारण क्या हुआ, उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते, और माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं कर रहा तो आपका खाना खराब होगा ही नहीं। तो ये भी समझ में आया शुगर का मेथड। अगला मेथड है बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर से कैसे होता है, देखो ऑयल और विनेगर जो होता है ना, एक तो लेयर बना लेता है खाने पे। मान लो कि तुमने अचार का एग्जांपल लेते, उस पे भी ऑयल होता है, विनेगर होता है। वो क्या कर लेते हैं, एक तो लेयर बना लेते हैं जिसके कारण माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं आते, और दूसरा क्या करते हैं, वो इस तरह का नेचर बना लेते हैं फूड का कि उसमें कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं कर पाएगा। यानी एक ऐसा अंदर का बना लेता है तरीका, मतलब अचार को इस तरह का बना देता है कि उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं कर पाता। बाई चांस गलती से आ भी गया ना तो उस नेचर में ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि उसको भी ग्रो करने के लिए फूड चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। लेकिन वो ऐसा एक इन्वायरमेंट बना देते हैं जिसमें कि ये सारी चीज़ मिलती नहीं, और जब ये सारी चीज़ मिल ही नहीं रहे तो मर जाएंगे। तो वहाँ पर इनके द्वारा इस तरह से हम अपने फूड को बचा सकते हैं। लास्ट जो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इसमें क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं पॉस्चराइजेशन। अब जैसे आपके दूध, आप थैली वाले दूध पीते होंगे,
अगर थैली वाले दूध आप पीते हैं तो क्या हुआ, थैली वाला दूध ना 1-2 दिन पहले पैक होता है फिर आपके पास आता है। मान लो कि सुबह भी पैक हो रहा है तो फिर भी तो 12 या 14-15 घंटे लगते हैं। अब 14-15 घंटे में तो हमारे दूध खराब हो जाते हैं। जब हम घर में अगर भैंस का निकाल के लेकर आए उसको 14-15 घंटे के लिए रख दिया तो खराब हो जाता है। लेकिन ये पैकेट वाले दूध क्यों खराब नहीं होते वो समझते हैं हम। देखो, जब वो पैकेट में दूध पैक करते हैं ना उसके वक्त वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं पॉस्चराइजेशन। इसमें क्या करते हैं, उस दूध को, जो भी दूध को उनको पैक करना हो, दूध को 15 सेकंड के लिए अचानक से बहुत तेजी से गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस से, 70 डिग्री सेल्सियस से 15 और 30 सेकंड तक उस दूध को गर्म करते हैं और अचानक से फिर कम कर देते हैं। फिर से जिस दूध को उनको पैक करना रहता है वो क्या करते हैं, उनको अचानक से पहले 70 डिग्री सेल्सियस से उसको बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं और अचानक से उसको ठंडा कर देते हैं। और ये अचानक से हीट बढ़ना, अचानक से कम होने के कारण उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सब मर जाते हैं। इस नेचर के कारण कि अचानक से बढ़ा, कम हुआ, इसी कारण क्या होता है, उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी मर जाते हैं और सभी मरने के बाद उनको पैक कर दिया जाता है। और ये जो प्रोसेस है ना, इसमें अचानक से टेम्परेचर इंक्रीज किया और अचानक से डिक्रीज किया 15 से 13 डिग्री सेल्सियस, 15 से 13 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करते हैं, फिर अचानक से उसको ठंडा कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉस्चराइजेशन। याद करना है, व्हाट इज पॉस्चराइजेशन? पॉस्चराइजेशन इज अ मेथड इन विच वी बॉयल द मिल्क फॉर अ 15 to 30 सेकेंड एट अ 70 डिग्री सेल्सियस। यानी 70 डिग्री सेल्सियस पे हम 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम पॉस्चराइजेशन कहते हैं। और इससे क्या होता है, उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और हमारा दूध खराब नहीं होता। वेरी गुड। अगला है स्टोरेज एंड पैकिंग, यानी अच्छे तरीके से स्टोर कर लो। उसके अंदर नीम के पत्ते डालते हैं ना, उससे भी हो जाता है। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि नीम के पत्ते से हम कैसे बचाते हैं अपने फूड को खराब होने से। जैसे अनाज होते हैं ना, तो अनाज को जब स्टोर करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, नीम के पत्ते डाल देते हैं, जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने नहीं देता। आगे हम देखते हैं तो अगला है मेन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, हमारे जो एयर होता है उसमें बहुत सारे नाइट्रोजन की मात्रा होती है। हमारे एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, लेकिन ज़मीन में कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो ज़मीन में ना कुछ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। 3 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताता हूँ। एक राइजोबियम, जो आपने पिछले क्लास 7 में पढ़ा होगा। साइनोबैक्टीरिया, जो भी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, एनाबेना, नोस्टॉक, ये 4 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन कौन से, फिर से बता देता हूँ। एनाबेना, नोस्टॉक, राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, ये 4 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, एयर के नाइट्रोजन को सोइल में मिलाते हैं। ये क्या करते हैं, एयर के नाइट्रोजन को सोइल में मिलाते हैं और इसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो तो मिलाते हैं सोइल में, साथ में लाइटनिंग के द्वारा, जो सूर्य का लाइट नहीं आता, सन का जो लाइट आता है, उससे भी नाइट्रोजन जमीन में मिलता है। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी अ प्रोसेस इन विच वी, मतलब जो हम एक प्रोसेस जिसमें हम एयर के नाइट्रोजन को सॉइल में मिला रहे हैं, उस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यहाँ पर आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये जो चार्ट दिया हुआ है उसको याद कर लेना है। इसमें पहले क्या है, इसको समझा दे तो मैं आपको। एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन होता है, यानी हवा में नाइट्रोजन है, उसको 2 तरीके से हम जमीन में मिला सकते हैं। पहला है लाइटनिंग के द्वारा, दूसरा क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा, एनाबेना, साइनोबैक्टीरिया, इनके द्वारा। तो 2 तरीके, लाइटनिंग के द्वारा मिला सकते हैं और मतलब बैक्टीरिया के द्वारा मिला सकते हैं। अब ये मिलने के बाद कहाँ जाते हैं बैक्टीरिया वाले, डायरेक्ट जाते हैं कहाँ पर, नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल जाते हैं और नाइट्रोजन के कंपाउंड में बन के वो मिट्टी में मिल जाता है। और लाइटनिंग वाला डायरेक्ट ही मिट्टी में मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, मिट्टी में मिला, अब मिट्टी में मिल गया तो उसका यूज़ प्लांट करते हैं। यहाँ पे लिखा ना, टेक बाय प्लांट, यानी प्लांट उसका यूज़ करते हैं। प्लांट ने उसका यूज़ किया, प्लांट को हमने खाया तो नाइट्रोजन हमारे अंदर आ जाता है। और मान लो कि हम टपक गए तो हम जमीन में मिलते हैं और हमारा जो नाइट्रोजन है जमीन में वापस चला जाता है। और फिर यही कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जमीन के नाइट्रोजन को वापस एयर में भेज देते हैं और फिर उससे क्या हो जाता है, फिर वो एयर में पहुंच जाता है। तो ये साइकिल चलते रहता है, हवा से पौधों में, पौधों से हमने खाया, हम टपक के वापस जमीन मिल गया और जमीन में से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसने वापस उसको एयर में मिला दिया। इसी कारण से नाइट्रोजन का साइकिल चलते रहता है और इसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन समझते हैं। तो हमने क्या समझा, नाइट्रोजन 2 तरीके से होता है, एक बैक्टीरिया के द्वारा और दूसरा लाइटनिंग के द्वारा। बैक्टीरिया और लाइटनिंग के बाद कहाँ जाता है, प्लांट में जाता है, प्लांट को हम खाते हैं, हम टपक गए तो वो वापस जमीन में मिल गया और जमीन में कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या करते हैं, इसको वापस एयर में मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कितने % नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में है, 78%। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है चैप्टर कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट है
मैसेज करना है कमेंट में, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो करना है लाइक, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया। अब हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको अगले चैप्टर के लिए कोई सजेशन है कि सर ना आप ऐसे पढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप उसको सजेशन को भी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं पक्का उन सजेशनों पे फॉलो करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक